नमस्कार दोस्तों, चिल स्क्रीम्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां डर आपके दिल की धड़कनें तेज कर देता है और रातें भयानक सपनों से भर जाती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपके दिल की धड़कनें रोक देगी और रातों की नींद उड़ा देगी। तो चलिए, लाइट बंद कर दीजिए और अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी होती है डर से भरपूर। चार दोस्तों, दो लड़कियां रिया और नेहा और दो लड़के अर्जुन और समीर ने फैसला किया कि वे 3 दिन के लिए एक सुनसान जंगल और पहाड़ी इलाके में जाएंगे। उनकी जिंदगी शहर की भागदौड़ में उलझी हुई थी और उन्हें कुछ समय शांति में बिताने का मन था। ये जगह काफी पुरानी और वीरान थी और कई लोगों ने इसके बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनी थी, लेकिन रिया, नेहा, अर्जुन और समीर ने उन कहानियों पर ध्यान नहीं दिया। वे बस मस्ती करने और एक यादगार यात्रा के लिए उत्साहित थे। वो चारों अपने बड़े से गाड़ी में बैठकर जंगल की ओर रवाना हुए। रास्ता काफी लंबा था और पहाड़ों की ओर जाते समय जंगल की घनी हरियाली और ऊंची ऊंची चट्टानें दिखाई दे रही थीं। चारों अपने सफर में मस्त थे। गानों के साथ हंसी ठिठोली चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, माहौल में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। रास्ता तंग और सुनसान होता गया और आसमान में बादल घिरने लगे। पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि जंगल जितना वे सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा घना और डरावना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी छांव में सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। चारों ने जंगल के अंदर जाने का निर्णय लिया और एक जगह देखकर अपना कैंप स्थापित किया। शाम होते होते उन्होंने कैंप लगाने का काम पूरा किया और आग जलाकर बैठ गए। रिया और नेहा खाना बना रही थीं और अर्जुन और समीर लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रात ढलने लगी, वे महसूस करने लगे कि कुछ ठीक नहीं है। रात का समय हो चुका था और चारों कैंप के अंदर बैठकर खाना खा रहे थे। बाहर का मौसम ठंडा और हवा तेज चल रही थी। जंगल के सन्नाटे में केवल हवा के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। खाने के बाद वे लोग आग के पास बैठकर कुछ देर बात करने लगे। नेहा ने जंगल से जुड़ी कुछ कहानियां बताईं जो उसे उसकी दादी से सुनने को मिली थी। वह कह रही थी, यह जगह सुनसान है क्योंकि कहते हैं कि यहाँ कुछ छुपा हुआ है। लोग यहाँ रात में आते हैं तो उन्हें वापस लौटने का रास्ता नहीं मिलता। समीर ने उसे मजाक में लिया और कहा, यह सब बकवास है। इस तरह की बातें हर सुनसान जगह के बारे में होती हैं। हम यहाँ हैं और देखो, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अर्जुन और रिया ने महसूस किया कि बातें करते करते एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हवा अचानक से बंद हो गई और ऐसा लग रहा था कि जंगल एकदम शांत हो गया। रात का समय होने पर वे अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में चले गए और सोने की कोशिश करने लगे। अर्जुन और नेहा एक ही टेंट में थे, जबकि रिया और समीर दूसरे टेंट में। लेकिन सोते समय भी अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था कि बाहर कोई चल रहा है। उसने कुछ देर तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे पैरों की आहटें सुनाई देने लगी। उसने नेहा को धीरे से उठाया और कहा, तुमने कुछ सुना? नेहा नींद में बुदबुदाते हुए बोली, क्या? बाहर कोई चल रहा है? नेहा ने ध्यान से सुना और उसे भी वही आहटें महसूस हुई। दोनों थोड़ी देर चुपचाप पड़े रहे, लेकिन बाहर की आवाज़ें तेज होती गईं। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके टेंट के चारों ओर चक्कर लगा रहा। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और टेंट की जिप खोलने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? मत खोलो। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। आहटें अब और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके टेंट के बहुत करीब आकर चल रहा है। अचानक उन्हें किसी की हकलाती आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन और नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। वे दोनों कांपते हुए चुपचाप बैठे रहे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद आवाज़ें बंद हो गईं और टेंट के बाहर फिर से खामोशी छा गई। लेकिन उस रात वे दोनों सो नहीं पाए। वे बस एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह सब क्या था। सुबह होते ही अर्जुन और नेहा ने रिया और समीर को रात की घटना के बारे में बताया।
पहले तो रिया और समीर ने इसे मजाक में लिया, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन और नेहा के चेहरों पर डर देखा तो उन्हें लगा कि कुछ तो गलत है। हालांकि समीर ने कहा, देखो ये जंगल है, हो सकता है कि कोई जानवर हो, हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन वह आवाज वो इंसान की तरह थी। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया। वह कोई जानवर नहीं था। चारों थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे उस घटना को नजरअंदाज करेंगे और अपने दिन का आनंद लेंगे। वे जंगल के और अंदर जाने का निर्णय लेते हैं, ये सोचते हुए कि शायद ताजगी और सुंदरता से उनका मूड बेहतर हो जाएगा। दोपहर के समय जंगल के भीतर चलते हुए उन्हें एक पुरानी चट्टान के पास एक छोटा सा पत्थर मिला। वह पत्थर काफी आकर्षक था। उसकी सतह चिकनी और चमकदार थी और उस पर कुछ अजीब सा निशान बना हुआ था, जैसे कोई प्राचीन भाषा का संकेत हो। रिया को वह पत्थर इतना पसंद आया कि उसने उसे उठाने का फैसला किया। अर्जुन ने उसे चेतावनी दी, इस तरह की चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये किसी पूजा या अनुष्ठान से जुड़ी हो सकती है। लेकिन रिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पत्थर को अपने बैग में डाल लिया। पत्थर के छूने के बाद रिया ने थोड़ी बेचैनी महसूस की, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। बाकी सब भी इस बात को भूल गए और वापस कैंप की ओर लौट आए। रात का समय होते ही अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। इस बार समीर और रिया ने महसूस किया कि कैंप के आसपास कुछ हलचल हो रही है। अचानक समीर की नज़र पत्थर पर पड़ी, जो अब टेबल पर नहीं था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, जबकि किसी ने उसे हिलाया नहीं था। समीर ने सोचा कि शायद हवा के कारण गिरा होगा, लेकिन अंदर की हवा इतनी तेज नहीं थी कि पत्थर खुद ही गिर जाए। रात का समय होते होते समीर और अर्जुन दोनों ने देखा कि रिया कुछ अजीब व्यवहार कर रही है। वह चुपचाप पत्थर के पास बैठी थी और उसे घूर रही थी। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अर्जुन ने उसे हिलाया, लेकिन रिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। समीर ने कहा, क्या हो रहा है रिया? रिया ने धीरे से पत्थर को उठाया और उसे अपने हाथ में घुमाने लगी। उसकी आंखें अब भी पत्थर पर टिकी हुई थीं, जैसे वह किसी गहरे ध्यान में हो। अर्जुन और समीर घबराने लगे। उन्होंने रिया को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। रिया का पत्थर के साथ अजीब व्यवहार देखकर अर्जुन और समीर काफी परेशान हो गए। रिया जैसे किसी गहरे ट्रांस में थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह पत्थर को घूरते हुए अपने होंठों से कुछ बुदबुदा रही थी, लेकिन जो शब्द वह बोल रही थी वे समझ में नहीं आ रहे थे। उसकी आवाज़ धीरे धीरे बदलने लगी थी, जैसे कोई और उसकी ज़ुबान से बोल रहा हो। नेहा ने डरते हुए कहा, हमें कुछ करना चाहिए, ये ठीक नहीं लग रहा। समीर ने पास जाकर रिया को हिलाया और ज़ोर से पुकारा, रिया ये क्या कर रही हो? प्लीज़ छोड़ दो ये पत्थर। लेकिन रिया ने जैसे उसे सुना ही नहीं। उसकी आंखें पत्थर पर जमी रहीं और वह धीरे धीरे एक बुदबुदाहट में कुछ बोल रही थी। अर्जुन और समीर को महसूस हो रहा था कि वह कुछ गलत कर रही है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी अचानक रिया ने पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और एक भयंकर चीख मार दी। उसकी चीख इतनी तेज और डरावनी थी कि बाकी तीनों के दिल कांप उठे। ऐसा लगा जैसे रिया के अंदर कुछ बहुत ही गहरा डर छिपा हो। चीखने के बाद रिया अचानक शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने पत्थर को धीरे से जमीन पर रख दिया और एकदम से बेहोश होकर गिर पड़ी। अर्जुन ने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की। रिया, क्या हो गया तुम्हें? नेहा ने पास आकर उसकी नब्ज चेक की। रिया की सांसें धीमी चल रही थीं, लेकिन वे पूरी तरह से बेहोश थी। समीर घबराया हुआ बोला, ये सब उस पत्थर के कारण हो रहा है, हमें उसे यहाँ से फेंक देना चाहिए। अर्जुन ने भी सहमति जताई और पत्थर को उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी कलाई पर कसकर पकड़ लिया। अर्जुन का हाथ ठिठक गया और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और पत्थर को वहीं छोड़ दिया। नेहा ने अर्जुन को देखकर कहा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? अर्जुन ने धीरे से कहा, कुछ ठीक नहीं है इस पत्थर के साथ, हमें इसे छूना भी नहीं चाहिए। अर्जुन, नेहा और समीर अब पूरी तरह से डरे हुए थे। रिया बेहोश पड़ी थी और पत्थर ने जैसे उनकी पूरी रात को एक डरावने सपने में बदल दिया था। वे तीनों टेंट के अंदर बैठे हुए थे
और बाहर का अजीब सा सन्नाटा अब और डरावना लगने लगा था। हवा हल्के से चल रही थी, लेकिन उसमें भी एक अजीब सी खौफनाक गंध थी, जैसे किसी पुरानी और सड़ी हुई चीज की। रात के लगभग 2 बजे का समय था। अर्जुन और समीर जाग रहे थे, लेकिन नेहा धीरे धीरे सो गई थी। अर्जुन रिया की हालत को लेकर चिंतित था। उसकी नींद गहरी और अजीब थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में हो। समीर ने कहा, हमें उसे सुबह होते ही अस्पताल ले जाना चाहिए, ये सही नहीं हो रहा। अर्जुन ने हामी भरी, लेकिन उसे अंदर से एक अजीब सा डर था। उसे ऐसा लग रहा था कि यह रात कभी खत्म नहीं होगी। तभी अचानक एक भयानक ठंडी हवा का झोंका उनके टेंट के अंदर आया और टेंट की दीवारें तेजी से हिलने लगी। अर्जुन और समीर ने घबराकर चारों ओर देखा। उन्होंने टॉर्च ऑन की, लेकिन उसकी रोशनी भी बहुत धुंधली हो गई थी। अचानक टेंट के बाहर से फिर से वही पैरों की आहटें सुनाई देने लगी। इस बार वे और भी जोर से और तेज थीं, जैसे कोई दौड़ रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत करके टेंट का पर्दा थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई टेंट के एकदम पास खड़ा है। उसकी सांसें ठंडी हो गई। उसने समीर को इशारा किया कि चुपचाप रहे, लेकिन समीर का चेहरा डर के मारे सफ़ेद हो चुका था। सुबह का समय आ चुका था, लेकिन रिया की हालत और बिगड़ गई थी। उसकी आंखें अब भी बंद थीं और वह धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था, जैसे कोई उसे धीरे धीरे खींच रहा। नेहा ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं और सहन नहीं कर सकती। अर्जुन और समीर भी इस बात से सहमत थे। उन्होंने तय किया कि वे तुरंत इस जंगल से निकल जाएंगे। उन्होंने जल्दबाजी में अपना सामान पैक किया और रिया को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उसे उठाना मुश्किल हो रहा था। समीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमें जल्दी करना होगा, वरना कुछ बहुत बुरा हो सकता है। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा। हर कदम पर उन्हें पेड़ों के पीछे से किसी की आंखें झांकती हुई दिख रही थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर भी उस भयावह माहौल ने उनके दिलों में डर भर दिया था। रास्ते में चलते चलते अचानक रिया के मुंह से एक तेज चीख निकली। उसने अपनी आंखें खोलीं और बुरी तरह से कांपने लगी। उसके शरीर पर अजीब सी लकीरें उभर आई थीं, जैसे किसी ने उसे खरोंचा हो। अर्जुन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह किसी जंगली जानवर की तरह झटके मार रही थी। उसकी आंखों में अब कोई इंसानी भाव नहीं थे, जैसे वह अब रिया नहीं, कुछ और बन चुकी हो। समीर और नेहा चीखते हुए पीछे हट गए। अर्जुन ने रिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे दूर धकेल दिया। अचानक रिया ने पत्थर को अपने पास खींच लिया और उसे अपने सीने से चिपका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह पत्थर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अर्जुन ने एक आखिरी बार कोशिश की और रिया से पत्थर छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कुछ जल उठा हो। उसकी उंगलियां जलने लगीं और वह चीखते हुए पीछे हट गया। अर्जुन, नेहा और समीर पूरी तरह से डर में डूब चुके थे। उन्होंने रिया को किसी तरह उठाकर एक पेड़ के नीचे लिटा दिया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। रात होने पर उन्होंने तय किया कि वे रिया के ठीक होने का इंतज़ार करेंगे, लेकिन इस रात ने उन्हें सबसे खौफनाक अनुभव दिया। रात के अंधेरे में रिया अचानक गायब हो गई। रिया के गायब होने का एहसास होते ही अर्जुन, समीर और नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अभी कुछ ही मिनट पहले वह उनके पास लेटी हुई थी, लेकिन अब उसे कहीं भी नहीं देखा जा सकता था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा, लेकिन रिया का कहीं कोई निशान नहीं था। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, वो कहाँ गई? नेहा ने कांपते हुए जवाब दिया, हमें उसे ढूंढना होगा, वो इस हालत में अकेली कैसे जा सकती है? समीर ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। पर इतनी रात में इस घने जंगल में उसे कैसे ढूंढेंगे? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें उसे ढूंढना होगा, वो इस हालत में कहीं भी हो सकती है। तीनों टॉर्च की हल्की रोशनी में रिया को खोजने के लिए जंगल के अंदर बढ़े। चारों ओर सिर्फ पेड़ों के झुरमुट, सूखी पत्तियों की आवाज़ और अजीबोगरीब रात की चुप्पी थी। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी जो उनकी रीढ़ तक को कंपा रही थी। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो।
जैसे किसी अदृश्य शक्ति की नजरें उन पर जमी हों। नेहा ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। क्या तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? समीर ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। ये जगह कुछ सही नहीं है। अर्जुन ने बात काटते हुए कहा। पहले रिया को ढूंढे, ये सब सोचने का वक्त नहीं है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, टॉर्च की बैटरी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। रोशनी फीकी हो रही थी और उनकी धड़कनें तेज। तभी अचानक अर्जुन की टॉर्च की रोशनी एक पुराने बड़े पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे अंधेरे के बीच उन्हें एक धुंधला सा आकृति दिखाई दी। वो क्या है? नेहा ने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस आकृति पर फोकस की और जो उन्होंने देखा वह उनकी सांसें रोक देने वाला था। रिया उस पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी और उसका शरीर सख्त था, जैसे वह किसी गहरी ट्रांस में हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह पत्थर अब उसके हाथ में था और उसकी उंगलियां पत्थर को इतनी कसकर पकड़ रही थीं कि उसकी नाड़ियों से खून रिसने लगा था। अर्जुन और समीर ने रिया के पास जाने की हिम्मत जुटाई, लेकिन नेहा ने डरते हुए पीछे हटने का फैसला किया। अर्जुन ने धीरे धीरे रिया के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश की। रिया, क्या कर रही हो? ये पत्थर छोड़ दो। लेकिन रिया की आंखों में अब कोई इंसानी भाव नहीं थे। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह अजीब अजीब हरकतें करने लगी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया हो। वह बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी आंखें अजीब तरह से घूम रही थीं और उसके होंठ कुछ अस्पष्ट बुदबुदा रहे थे। समीर ने डरते हुए अर्जुन को खींचा। हमें उसे छोड़ देना चाहिए, वो अब ठीक नहीं होगी। अर्जुन ने गुस्से में कहा। नहीं, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, कुछ तो करना होगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने रिया का हाथ पकड़कर उसे पत्थर से दूर करने की कोशिश की, एक भयानक आवाज जंगल में गूंज उठी। वह आवाज इतनी डरावनी और अस्वाभाविक थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ के आसपास की हवा अचानक ठंडी हो गई और ऐसा लगा जैसे जमीन हिलने लगी हो। अचानक रिया ने जोर से अपनी गर्दन झटकी और पत्थर को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थीं और उसके मुंह से फेन निकलने लगा था। उसके शरीर में अजीब झटके आ रहे थे, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत के कंट्रोल में हो। अर्जुन ने डरते हुए उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन वह इतने भयंकर झटके खा रही थी कि उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रिया अचानक एक चीख के साथ गिर पड़ी और पत्थर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसकी सांसें बेहद तेज चल रही थीं और उसकी आंखें अब भी बंद थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कोई पुरानी सड़ी गली चीज़ की बदबू हो। नेहा रोते हुए कहने लगी, हम क्या करें अब? हमें यहाँ से जाना होगा। ये जगह, ये पत्थर, सब कुछ बहुत गलत है। समीर भी अब पूरी तरह से डर चुका था। हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। हमें रिया को लेकर तुरंत वापस जाना चाहिए। रिया की हालत अब और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसके शरीर में अजीब से निशान उभर आए थे और उसकी आंखें अब भी बंद थीं। तीनों ने तय किया कि अब और रुकने का कोई मतलब नहीं है। सुबह होते ही वे वापस लौट जाएंगे। लेकिन रात का यह समय उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात साबित होने वाला था। रात के अंधेरे में वे सभी अपने टेंट में वापस आ गए, लेकिन हर कोई जाग रहा था। रिया अजीब सी स्थिति में पड़ी थी और अर्जुन, नेहा और समीर लगातार डर और घबराहट में थे। तभी अचानक टेंट के बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। नेहा ने कांपते हुए कहा, ये फिर से वही आवाज है, कोई हमारे टेंट के बाहर है। अर्जुन ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और टेंट के बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी टेंट के चारों ओर जैसे कुछ चलने लगा और एक अजीब सी धीमी धीमी बुदबुदाहट की आवाज़ आने लगी। ये वही आवाज़ थी जो उन्होंने पहले रात में सुनी थी, लेकिन अब यह और तेज़ हो गई थी। अचानक टेंट का एक हिस्सा फट गया और रिया ने ज़ोर से चीखते हुए उठकर पत्थर को फिर से पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों से खून की धारें बह रही थीं। अर्जुन और समीर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह किसी भयंकर शक्ति के प्रभाव में थी। रिया अब एकदम पागल हो चुकी थी। उसने पत्थर को अपने सीने से चिपका लिया
और तेज तेज चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी खौफनाक थीं कि अर्जुन, समीर और नेहा पूरी तरह से दहशत में थे। वे उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह इतनी शक्ति से झटके खा रही थी कि उसे रोकना नामुमकिन हो गया था। रिया पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति और डरावनी हंसी एक साथ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में गहराई से झांकने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा अब उसमें नहीं रही। वह बार बार पत्थर को अपने सीने से लगा रही थी और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। अर्जुन, समीर और नेहा स्तब्ध होकर उसे देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह रिया के पास जाए, लेकिन उन्हें पता था कि कुछ न कुछ करना होगा। अर्जुन ने टूटते स्वर में कहा, हमें उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। अगर हम उसे इस हालत में छोड़ देंगे तो वो मर जाएगी। समीर ने कांपते हुए कहा, लेकिन उसे रोकना मुश्किल है। वो पत्थर उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले चुका है। हमें खुद को भी बचाना होगा। सुबह होते होते वे किसी तरह जंगल के किनारे तक पहुंच गए। सूरज की पहली किरण के साथ ही उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन रिया अब पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। तीनों ने किसी तरह उसे लेकर पास के गांव में पहुंचा दिया, लेकिन गांव वालों ने उन्हें देखते ही चौंकते हुए कहा, तुम लोग उस जंगल से जिंदा लौट आए? ये नामुमकिन है। रिया को गांव के डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे बचाना मुश्किल था। अगले दिन रिया अचानक गायब हो गई। साथ वो पत्थर भी गायब हो गया जिसे वे अपने साथ लेकर आए थे। गांव वालों ने कहा कि यह पत्थर उस जंगल का एक अभिशाप था जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था। रिया और पत्थर दोनों के गायब होने के बाद भी अर्जुन, समीर और नेहा की जिंदगी में वो डरावने पल खत्म नहीं हुए। रिया के गायब होने के बाद भी तीनों की जिंदगी कभी सामान्य नहीं हो सकी। हर रात उन्हें अजीब सपने आते, जहां वे रिया और उस पत्थर को देखते। हर सुबह उठने पर उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे उनकी आत्मा का एक हिस्सा उस जंगल में ही रह गया हो। अर्जुन, समीर और नेहा हमेशा के लिए इस डर के साए में जीने लगे। पहले कुछ दिन तो वे तीनों इस उम्मीद में रहे कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं उनके घरों में भी होने लगीं। अर्जुन, समीर और नेहा को हर रात अजीब और डरावने सपने आने लगे। उन्हें हर सपने में वही पत्थर दिखाई देता जो अब रिया के साथ गायब हो गया था। अब तक ये घटनाएं उनके साथ हो रही हैं और उन्हें नहीं पता कि वे इन डरावनी चीज़ों से कब छुटकारा पाएंगे। हो सकता है कि एक दिन उनका भी वही अंजाम हो जो रिया का हुआ था। कोई कभी नहीं जान पाएगा कि उस जंगल में उनके साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आईं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें अपनी राय और डरावनी कहानियाँ हमारे फेसबुक पेज पर ज़रूर भेजें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपकी कहानियाँ हमारे अगले एपिसोड में सुनने का इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलेंगे अगली बार एक और भयानक सफ़र के साथ। तब तक के लिए अंधेरे में सुरक्षित रहें और अपने आसपास की हर अजीब चीज़ पर ध्यान दें। धन्यवाद और शुभ रात्रि।